आकाशवाणी मुंबई का संवादिता चैनल है। DRM 1044 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर 12 बजे हैं। हम अपनी दूसरी सभा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आज हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए विविधा कार्यक्रम। आज के विविधा कार्यक्रम में हम मिलने जा रहे हैं रंगमंच के सुप्रसिद्ध कलाकार और निर्देशक कमलाकर सोनटक्के जी से। भेंट करता है रंगमंच के प्रसिद्ध कलाकार सुधीर जोगलेकर। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं तैयबा रफीक। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविधा। सुनिए कमलाकर सोनटक्के जी से सुधीर जोगलेकर की भेंटवार्ता का भाग 1। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं प्रोफेसर कमलाकर सोनटक्के जी से। हम जानना ये चाहेंगे सर कि 1960s में आपको कैसे सूझा कि मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाना है। ये एक वाक्य में कहूँ तो सबकी शुरुआत कैसे हुई? सुधीर जी, आप पूछ रहे हैं कि 1960 के दरमियान मीडिया में जाना, थिएटर में जाना, ये कब और कैसे आपके दिमाग में आ गया? जी। वैसे मैं एक बहुत ही छोटे कस्बे से आता हूँ, कस्बा ही था वो। वहाँ से जैसे तैसे, वहाँ तो ना तो कोई प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था थी। हाई स्कूल तालुका प्लेस में, डिग्री करने के लिए आपको औरंगाबाद जाना पड़ता था। औरंगाबाद जब मैं चला गया तो वो उस्मानी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ा था हमारा महाविद्यालय, ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय। अब हैदराबाद से जुड़ा होना ये कोई शाप नहीं था, लेकिन उर्दू में सारे अभ्यासक्रम सिखाए जाते थे। मेरे पिताजी ने उर्दू में मतलब अपना शिक्षा क्रम पूरा किया था। मुझे वहां जाने के बाद महाविद्यालय में कौन सा ऑप्शनल लेना है, पढ़ाई के कितने दायरे होते हैं, इसका जर्रा भी अंदाज नहीं था। एक देहाती जैसे मतलब कचहरी में जाके भौचक्का होता रहता है, वैसे मैं महाविद्यालय के प्रिंसिपल के मतलब दफ्तर के सामने चक्कर काट रहा था। दोपहर हो रही थी, आखिरी दिन था, ऐसे बताया गया था। और एक प्रोफेसर साहब को शायद दया आ गई, वो बाहर आ गए, क्या ढूंढ रहे हो? तो मैं उनके पास जाकर हिचकिचाते खड़ा हो गया। सर जी, हमें सीखना है। क्या सीखना चाहते हो? हम कॉलेज सीखना चाहते हैं। क्या मतलब ऑप्शनल लेना चाहते हो? मैं भौचक्का कि ये क्या है, क्या होता है, क्या भला होती है। उन्होंने अंदाज से बांध लिया कि ये कोई बहुत ज्यादा जानता वानता नहीं है। उन्होंने फॉर्म मंगवा लिया और सिर्फ यहाँ दस्तखत कर दो तुम, बाकी मुझे बोलते जाओ क्या क्या है। मैंने अपना नाम, पता, ये वो सब दे दिया, जो भी मार्क का लिस्ट था वो उनको दे दिया, प्रमाण पत्र दे दिया। बोले ऑप्शनल तुम क्या लोगे? तो मैंने कहा कुछ भी दे दीजिए, हमें क्या, आप जो देंगे हम ले लेंगे। ये जानकारी, ये विद्वत्ता, ये बैकग्राउंड, ऐसी स्थिति में जैसे तैसे हमने इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी, ये मतलब ऐच्छिक विषय चुने। अंग्रेजी कंपलसरी था, मराठी तो मातृभाषा थी, बाकी कोई विषय नहीं थे। अब इसे पढ़ाने वाले लोग जो थे वो सारे के सारे उस्मानी यूनिवर्सिटी के, और उनकी खासियत ये थी, हमारे पॉलिटिकल साइंस के बारी साहब थे। बारी ऊंचे पूछे, सावले, टाई, सूट पूरे पहने, शूज पॉलिश, उनके आगे मतलब ऐसे बैठते थे, एक बाल भी इधर से उधर नहीं। पूरे क्लास के ऊपर नजर डाल के अपना वो नोटबुक निकालते थे और उसमें से पढ़ना शुरू कर देते, और हमेशा बताते थे कि याद है, ये हमारे नोट जिस वर्ष हमने शुरुआत की थी पढ़ाना, उस समय के है, वो आज भी हम पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे शिक्षक थे। हम 12-14 लोग थे ऑप्शनल वाले। हमारे पल्ले क्या पढ़ रहा है इसके बारे में उनके कोई मतलब लेन देन नहीं था। ना तो किसी को वो पूछते थे, ना उनको हम बताते थे। और मुझ जैसा छात्र जो मतलब पिछली टेबल और बेंच पे बैठा था, उसको तो पूछना सवाल ही नहीं कोई। खैर, जैसे तैसे मतलब इकोनॉमिक्स की जो थी मैडम मोहतरमा, वो एक खानदानी ऐशो आरामी घरानी की महिला थी, भारी भरकम, गोरी चिट्टी। गाड़ियां उस समय औरंगाबाद में थी ही नहीं, कलेक्टर की या कमिश्नर की होगी, उसके अलावा वो टांगा में आती थी।
और टांगे से उतरना उनके लिए बहुत भारी पड़ता था। तो करीबन मतलब वो टांगे वाला जाके घोड़े के सामने से लटकता था और फिर उनको उतरने के लिए बताता था कि कहीं घोड़े को तंग तो नहीं कर सकते। फांसी न लग जाए। तो उनका पढ़ाना सिर्फ डिमिनिशिंग यूटिलिटी एक शब्द मुझे मतलब पूरे मतलब इकोनॉमिक्स का जो ध्यान में आ गया उतना। और दूसरी बात, जब बाजार में चीजें कम होती है तब भाव बढ़ जाते हैं, चीजें महंगी होती है, और जब मतलब उसका उल्टा होता है तो फिर आप ऐश कर सकते हैं। इससे अधिक इकोनॉमिक्स हमारे ध्यान में कभी आया नहीं। हिंदी, हमारी मराठी भाषा ही प्रॉब्लम थी क्योंकि हमें ढंग से पढ़ाया नहीं गया था। और हमारे देश की दुर्दशा है, उस समय तो छोड़ दीजिए, आज की तारीख में भी शास्त्र शुद्ध पद्धति से अपनी मातृभाषा सिखाने पर भी जोर दिया नहीं जाता है। जो अपने ढंग से सीखना चाहता है, जिसके घर में संस्कार है शिक्षा दीक्षा के, वो ठीक तरह से सीख जाता है, दूसरा राह देखता है। कितने सारे लोग मैंने देखा है कि इन्होंने पीएचडी की है अपने अपने विषयों में, लेकिन उनकी शुद्ध अशुद्ध की जो गहराई है, क्षमा करना, वो बॉन्डेड उनकी थीसिस के बराबर ही होती है। तो खैर ऐसे जमाने में दिल्ली जाने की बात छोड़ो, लेकिन क्योंकि गांव में नाटक मैं खेला करता था और स्वांग वांग देखा करता था, स्कूल में भी मैंने नाटक में भूमिकाएं निभाई थी और वो महिलाओं की निभाई थी। उस बलबूते पे हमारा चयन हो गया पहले साल ड्रामे के मतलब यूनिट के भी, और पता नहीं क्या हो गया, पहले ही वर्ष मुझे जो भूमिका मिली वो लीड रोल था। और एक एडेप्टेड प्ले था, चिम्मी जोशी ने वो एडेप्ट किया था और उसमें एक मारवाड़ी की भूमिका हमने निभाई थी। अब हमारा भूमिका करने का अंदाज जो भी फिल्मों में यहाँ वहाँ देखा है, गाँव में जो चरित्र देखे हैं, बड़ाची साल पिंड वाला, मतलब यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ, तो वो उनका पेपर है, मालिक वो है। वो संपादक से लेकर तो बाकी सारे लोगों को जो नचाते रहते हैं और जो तिकड़मी मतलब उनका दिमाग है हर जगह पे चलने वाला, वो भूमिका लोगों को बहुत पसंद आ गई। एक तो मैंने जो बाराबंदी नुमा एक कोट जो होता है वो पहन लिया, कहीं से तो भी मारवाड़ी से जाकर वो उनकी पगड़ी मंगवा ली पीली वाली, कान में बाले शाले लगाए, ढीली धोती पहनी, लठ ले ली किसी से, और घुटनों को दबा के मैं चलता था ताकि उस वजह से मेरी हाइट कम हो गई ऊंचा, और मैं समांतर पैर रख के चलता था। उसकी वजह से उसका डोलना, उसका हिलना, मुड़ना भी है तो फटाक से नहीं, कदम 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 लेके फिर मुड़ना। तो पंपू शेठ की वो ढीली ढाली चाल, वो गोल गोल उनका घूमना, चश्मे के ऊपर से चरित्रों को और बाकी लोगों को देखना, हर एक को यूं देखना कि मानो हर कोई गुनहगार है और हर किसी ने अपनी चोरी की है। इस वजह से वो सारे भय खाते थे लोग, और मुझे उसमें आनंद इसलिए आता था, एक तो सटपटा जाते थे और दूसरा अनजानी जगहों पर भी लाफ्टर मिला करते थे, हंसिया बटोरी जाती थी। वो नाटक तो खैर अच्छा हो गया। दूसरे वर्ष में पीएल देशपांडे, जो एक बहुत बृहत बड़ा नाम है मराठी का, उस समय उन्होंने एकांक लिखने शुरू कर दिए थे और उनके 2 एकांक एक साथ हमने करना तय कर दिया। तो दोनों एकांक में भी मुझे मुख्य भूमिका अदा करने का मौका मिला। सदू आणि दादू, ये उनका इंस्पायर्ड प्ले था, जो उलझलूल वाला नाटक है कि मतलब एग्जिस्टेंशियली स्कूल जो आया था उससे। तो उसमें ये चक्रम ऐसा मतलब ये युवा आदमी है, उसके पड़ोस में कोई कवि है जिससे ये खार खाता है, ये प्यार करना चाहता है, जहां अच्छी लड़की दिखे उसके पीछे पड़ जाता है, ये और पिटाई होती है कई जगह पे। और ये सनकी जिसको कहते हैं, और उसका दोस्त है सदू, वो उसको सूट पहनाना चाहता है, तो हवा में नाप लेता है, हवा में कपड़ा बांधता है, हवा में बोलता है कि तुझे ये सूट कर रहा है और ये पहन के अब तू चाहे जहां चला जा, लड़कियां तुम पर मरेगी। ये इस तरह का उलझलूल नाटक वो खेला गया। और दूसरा, गुना की पर्वती जो है, वहां पे सवेरे सवेरे लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये नायक जो मैं बना था, वो नायक अपनी मंगेतर के साथ गुफ्तगू करने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर
इतनी किस्म के लोग आते हैं और उनको तंग करते हैं। पहला आता है कि मैं मतलब 3 बार मैं ऊपर नीचे जाता हूँ, मैं चप्पल लाया हूँ, मेरे चप्पल आप संभालिए। दूसरा आता है कि मेरी लड़की है, ये आप संभालो, मैं जरा भगवान के दर्शन करके आती हूँ। वो लड़की बहुत ही नटखट होती है, दोनों के बीच में बैठ जाती है और हमारे मतलब मिलने का, बातचीत करने का, वो दोनों के पंगे लेने शुरू कर देती है, हमारी बात करना। एक गायक आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं यहाँ सुर लगाना शुरू कर दूं। इस तरह से बाद में एक आता है कि मैं मतलब नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे कर रहा हूँ, मेरी कुछ मतलब रेजगारी है, गिर गई है, कहीं आपके पैरों के नीचे तो नहीं आ गई, इधर से उधर, उधर से उधर। ऐसे इतने तंग आ जाते हैं कि वो छोड़ छाड़ के पर्वती से उतर जाते हैं कि ये मिलने का कोई ठिकाना नहीं है। तीसरे वर्ष में हमने मतलब अंग्रेजी, हिंदी और मराठी तीनों भाषाओं में भी नाटकों में काम किए। 2 वन थे, अंग्रेजी का और हिंदी का। मराठी का फुल लेंथ प्ले था अमलदार, जो नाटक पीएल देशपांडे का एडेप्टेशन है, गोगोल का इंस्पेक्टर जनरल। उसकी बड़ी प्रशंसा हो गई और वो नाटक राज्य नाट्य महोत्सव में, स्टेट कंपटीशन में जो महाराष्ट्र की विख्यात है, उसमें खेला गया, क्योंकि सेंटर में, औरंगाबाद सेंटर में उसका पहला नंबर आ गया। अंत में जाके बहुत तीर कुछ मारे नहीं हमने, लेकिन ठीक ठाक हो गया, बस इतना है। ये सारा चलते अभ्यास और शिक्षा दीक्षा में भले ही हमारी प्रगति बहुत अधिक नहीं हुई, लोगों को दया आती थी हमारे ऊपर और उस कारण हमें धकेल कर पास कर दिया जाता था। जैसे तैसे सेकंड क्लास में हम ग्रेजुएशन कर चुके, लेकिन नाटक के कारण और दूसरा एनसीसी का सर्टिफिकेट मैंने किया था। सी सर्टिफिकेट मैंने ए ग्रेड में पास करने वाला पूरे औरंगाबाद के तीनों मतलब बटालियन में से मैं एकमात्र छात्र था। और उसका कारण क्या था मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी परेड बहुत अच्छी हुआ करती थी, पदन्यास बहुत अच्छा होता था, मेरी आवाज शुरू से ही अच्छी थी। गांव देहातों में मतलब खेतों में जाकर लोगों को बुलाना, पुकारना, जानवरों के पीछे चिल्लाना, इस वजह से शायद वो आवाज तैयार हो गई थी। जिसका आज हमको एक्सरसाइज दिया जाता है कि आपको आवाज कमाना है, बुलंद करनी है आवाज जी। को, ये करो, तो वो आपको नहीं, वो एक तो ग्रामीण संस्कृति की कुछ अपनी एक विशेषताएं होती है सुधीर। वहां आपको जानबूझकर कुछ करना पड़ता ही नहीं है। आप जो परिवेश होता है, जो वातावरण होता है, वही आपको आह्वान देता है। आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं तो मतलब चलने का आपका अंदाज, आपकी सांस लेने का, आपकी सांस बढ़ाने का, वो सारा रियाज जो है आपका वहां होता है। नदियों में तैरना घंटों तक, बावलियों में ऊपर से मतलब छलांग लगा के घंटों पानी में रहना, बाद में जो भी जिस भी सीजन में जिस भी मतलब वातावरण में आता है वो खाते रहना। वहां के लोगों को कभी बीमारी होती नहीं थी। 100% लोगों को 60वें या 65वें साल तक दवा दारू की कभी जरूरत पड़ती नहीं थी। गांव में एक मतलब गली से दूसरे गली तक आवाज देके किसी को बुलाना है तो वो एक आवाज में बुलाया जाता था। इस कारण आवाज की तैयारी, भावनाओं की तैयारी, यदि कोई संकोच है, दुख है, दर्द है आपका, तो वो प्रामाणिक होता था। और प्रामाणिकता आपकी दूसरे तक पहुंचे, इसके लिए कोई बाह्य प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि आप अंदर से प्रामाणिक हैं, आप सबसे प्यार कर रहे हैं, आपकी जिंदगी दूसरों के लिए है। ये सीख बचपन से ही दी जाती थी और उस कारण मुझे लगता है कि उन संस्कारों से आने वाले लोग या फिर प्रदर्शन करने वाले लोग भी लोक कलाओं में आज भी ग्राम देहात में ये आपके माइक्रोफोन, ये आपके कॉलर माइक, ये आपके ऑडियो एनहांस करने की जो तकनीक है वो आज भी नहीं होता है। गांव देहातों में आज भी 1000-1500 के दर्शकों के लिए सुनसान रात में अपनी आवाज के साथ लोग अपनी बात पहुंचाते, गीत पहुंचाते हैं और दर्शकों का भी उनको उतना ही साथ होता है, क्योंकि वहां वो श्रद्धा भाव से देखने आते हैं। उस वजह से उनकी आवाजें तैयार होती है और वो एहसास होता है देखने वालों को कि यार ये तो मेरे लिए कर रहा है। मान लो एक आध की आवाज भरी पूरी नहीं है, गहरी नहीं है, तो भी उसकी स्वीकृति की जाती थी। तो खैर ये सारा हो गया। फिर इसके कारण शहर में भी नाटक का एक दल हुआ करता था, वहाँ का एक प्रोग्रेसिव स्कूल था
सरस्वती भुवन करके, जो उस समय के और आज के भी जितने भी प्रशिक्षण में, राजनीति में, इंडस्ट्रीज में जितने भी अच्छे लोग हैं उस महाविद्यालय से आते थे। तो उन्होंने मुझे बुला लिया कि अच्छा लड़का है, इसे बुला लो। संभाजी का नाटक उन्होंने किया। नेचुरली संभाजी की भूमिका हमें करनी पड़ी और वहां पे वो महत्वाकांक्षी निर्देशक थे। भले ही वो लपेटू पर्दे हो, लेकिन उन्होंने गढ़ का जो सीन था, किले का, जहाँ से वो छलांग लगाते हैं संभाजी महाराज, तो उन्होंने हमें तैयार किया जैसे तैसे कि देखो हम सीढ़ियां वीडिया लगाएंगे, सामने से कार्डबोर्ड कटबोर्ड के मतलब पुट्ठे का किला लगाएंगे, आप सीढ़ी से ऊपर चढ़ जाओ। वो करीबन 12 फीट की सीढ़ी उन्होंने लगाई और बहुत बड़ा वो गुड़ की एक कढ़ाई होती है ना, वो गुड़ की कढ़ाई पीछे रखी और उसमें पानी डाला और वो पानी में मतलब तैरता हुआ तख्ता डाला लकड़े का। तो बोले आप ऊपर से छलांग लगाओ। तख्ते पर हमने गद्दा भी डाला है, गद्दा खराब हो जाता है तो कोई बात नहीं। छलांग लगाई साहब और ऊपर वहां से इधर से उधर से लोगों ने पानी उछाला जो मतलब दर्शकों तक पहुंच गया। तो इस तरह का ऐसा नाटक जब हो रहा है तो दर्शक क्यों नहीं मानेंगे उसको। उससे एक हो गया कि हमारा आत्मविश्वास बढ़ गया। ये नहीं था कि मतलब जिसे इसी दिशा में अपने को कुछ करना है क्या है। लेकिन फिर बाद में हिंदी का एमए करते समय भी 1-2 नाटक और खेले हमने शहर में। तो नाटकों में हमारी रुचि देखकर आप जैसे दोस्त और हमारे प्रिंसिपल साहब भी थे, उन्होंने आग्रह किया कि तुम नाटक में ही क्यों नहीं कुछ करते हो। किसी को कुछ पता नहीं, हमें तो बिल्कुल ही नहीं था। फिर वो प्रिंसिपल साहब जो है मामा वरेरकर जी को जानते थे। मामा वरेरकर सांसद थे उस समय और उनकी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बहुत दोस्ती थी। वो तीन मूर्ति के बगल में उनको कोठी दी गई थी और वो शाम के समय तीन मूर्ति भवन में पंडित जी के साथ टहलने जाते थे। तो कुछ एक दिन मैं उनके यहाँ रहा था तो मैं उनको मतलब पंडित जी की कोठी तक ले जाता था। सिक्योरिटी का इसका उसका कोई मतलब भूत नहीं था, गेट हमेशा खुले रहते थे। कोई जाना चाहता था तो मतलब सिर्फ उनको कि जहाँ पंडित जी है उस कोने में मत जाओ, बाकी जगह जाते रहो, देखना है तो देखो और वापस आ जाओ। तो वो मुझे बताया गया कि तुम जाके आओ। तो हमने मतलब कभी दिल्ली की सवारी लेके जाना दिल्ली तक, बम्बई 2 बार देखी थी किसी नाट्य सम्मेलन के कारण, हमारे दल के कोई लोग थे उस कारण। दिल्ली कभी यात्रा की नहीं थी। तो हमारे दोस्तों ने बताया कि अरे यार कमलाकर, इस बहाने दिल्ली की यात्रा तो हो जाएगी, चयन होगा नहीं होगा। हमने फॉर्म वॉर्म भर दिया, सौभाग्यवश मतलब निमंत्रण आ गया फला तारीख को मतलब ये है। और फिर वो 60-61 के अप्रैल मई के जमाने में हमें बुलाया गया, हम दिल्ली चले गए। जाने के बाद मामा जी के यहाँ में मतलब हमने बिस्तरा रख दिया और मामा जी ने बताया जाओ देख के आ जाओ। पता तो था उस समय, इतनी भीड़ भड़का नहीं था। अमजद अली खान रोड पे मंडी हाउस के बगल में, वहां से सीधी बसें थी, हम चले गए। जानकारी लेने के लिए मैंने थोड़ा सा एक ग्रामीण दिमाग जो होता है, हर चीज देख के रखी मैंने कि किस मंजिल पे है, कमरे कहाँ पे हैं, निर्देशक कहाँ बैठते हैं, पढ़ाने के कमरे कहाँ है, फासला कितना है निर्देशक के कमरे का और क्लासरूम का। फिर वहाँ पे एक छोटा सा ऑडिटोरियम, एक प्रेक्षागार 70-72 सीटों का, 72 सीटों का ही, और बहुत ही बढ़िया प्रेक्षागार। फिर रंगमंच, रंगभूषा वेशभूषा के दालान और टीचर्स का एक कमरा। तो सब हमने पहले दिन जाके मतलब देखा। किसी से पहचान तो हुई नहीं, लेकिन जो रजिस्ट्रार थे, क्योंकि छुट्टियों के दिन थे तो उस वजह से कोई टीचर्स या अधिक स्टूडेंट नहीं थे। दूसरे दिन साक्षात्कार का समय था, हम 9:15 बजे पहुंच गए। तो हमें एक बंदा मिला, टी शर्ट डोले शोले निकाला हुआ, बाल वाल बना के मतलब, और वो राह ही देख रहा था कि कोई मच्छर मिलता है क्या जिसमें मतलब ले करके हाय बंदे प्रसाद जी है। हमने भी मतलब जैसे तैसे हाथ मिला, तो तुम कहाँ से आए हो, फला दिख रहा। आधा इंटरव्यू उन्होंने ही लेना शुरू किया कि आवाज लगानी है, बात नहीं भी आती हो, जवाब नहीं भी आता हो, जोश के साथ कहना, कॉन्फिडेंस के साथ कहना। यहाँ जो कुछ भी है कॉन्फिडेंस के बलबूते चलता है। ये सारा चलता रहा। मैं मतलब अब कैसे इनसे मुक्ति कैसे पाए, इसी फिराक में था। तभी ओम शिवपुरी साहब आ गए। ओम शिवपुरी 3 साल
सीनियर भारतवर्ष के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के महानतम कलाकारों में से एक। तो उन्होंने देखा कि ये बांदे हो, इसकी खिंचाई कर रहा है। उन्होंने आके, मामा कैसे हो, क्यों तक कर रहे हो बच्चों को, उनको करने दो ना, अपना जो कुछ भी है उनको याद करना होगा, फलाना करना होगा, अब हम मतलब चलते हैं। वो मुड़े, बामादेव को पता चल गया कि अब नहीं उठते तो डांट पड़ेगी, तो वो चले गए। ओम शुक्र साहब हमारे पास आ गए, बड़े प्यार से हाथ में लाया, नाम क्या है, तो मैंने पूरा नाम बताया, कमलाकर मुरलीधर सोनटक्के। नाम बहुत बड़ा है दोस्त, हम सोनू कहेंगे तुम्हें चलेगा ना। ये दोस्ती उनकी बढ़ गई, एक आत्मविश्वास सा बढ़ गया। उस समय बाकी भी 2-4 लोग थे, एक मतलब अपने डायलॉग याद कर रहा था, वो उससे याद नहीं हो रहे थे या तनाव के कारण वो भुला दे रहा था, वो बार बार पर्चे देख रहा था। दूसरा था वो अपना सूट और टाई और ये ठीक ठाक करने में ही लगा था, बार बार वो अपना रुमाल मतलब लेकर अपना चेहरा पोंछ रहा था। शायद उसका प्रॉब्लम और गड़बड़ी ये थी कि उसने सूट पहली बार पहना होगा, टाई पहली बार मारी होगी। तो ऐसे सारे इसमें फिर हमें बताया गया रजिस्ट्रार साहब के द्वारा कि आप लोग अंदर ग्रीन रूम में बैठ सकते हो, क्योंकि आप मेहमान आ रहे हैं और जल्द ही मतलब आपका साक्षात्कार शुरू होगा। तो हम चले गए अंदर। अंदर जाने के बाद मेकअप रूम में स्टूल हुआ करते थे, बहुत ही सादगी भरा इंटीरियर डेकोरेशन स्वयं अलकाजी साहब ने डिजाइन किया हुआ, क्योंकि वो न केवल दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पर भारतवर्ष के सर्वोत्तम निर्देशकों में से और डिजाइनर्स में से वो एक माने जाते हैं। खैर, तो हम जाके बैठ गए तो 2-4 लोग और आ गए। दास गुप्ता जी ने नाम लेते हो, बापू तुम ना बैठो यहाँ पे, तुम बाहर बैठो, पहले 5 लोग ही बैठेंगे, बाद में आपको बुलाएंगे, आओ चलो, आओ बाबा, आओ बाबा, ऐसे करके बाकी लोगों को छाट कर वो लेके गए। तो हम अलकाजी साहब, फिर कपिला वात्स्यायन, बहुत विद्वान विदुषी, संस्कृत की अभ्यासिका, वो इंदिरा गांधी जी के समय उनकी सांस्कृतिक सलाहकार भी हुआ करती थी। फिर मोहन राकेश थे और चार्ल्स फाबरी थे, और एक कोई मतलब मिनिस्ट्री का या और कोई था शायद, पता नहीं। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आपको मतलब स्वगत भेजे जाते हैं, सोलिलोकी भेजी जाती है और वो हिंदी में होती है। 3 में से आपको एक करनी होती है और कुछ कविता के अंश भेजे जाते हैं, वो भी मतलब 2-3। तो हमें बताया गया, हमने वो सोलिलोकी विलोम की थी, वो आषाढ़ का एक दिन का निगेटिव कैरेक्टर, विलोम चरित्र। तो वो न नायक है उसका, और वो मल्लिका पे वास्तव में मरता है, देहाती है, और मल्लिका कालिदास के प्यार में पागल हो चुकी है। उसकी माँ को भी मतलब ये कालिदास के पीछे भागना दौड़ना सहता नहीं है, और विलोम जैसे तैसे माँ को भी पटाने की कोशिश करता है। तो ऐसा कोई मतलब वो स्वगत करवा दिया। फिर अम्मलदार जो नाटक मैंने कॉलेज में खेला था, उसका एक स्वगत, और वो सार्केस्टिक था, थोड़ा सा उपहासात्मक जिसको कह सकते हैं, अपनी बेहाला स्थिति बयान करने के लिए कि आज मेरे पास खाने के लिए भी पैसा नहीं, वो डिस्गाइज में है। लोगों को लगता है कि यही अम्मलदार है, हालांकि वो अम्मलदार कुछ नहीं, ऐसे ही मतलब अच्छा खासा दिखने वाला डील डॉल वाला लड़का है। तो वो अपने आप पे तरस कर रहा है कि मुंगिया नी मेरू पर्वत तर गिरा नहीं ना, ये तो हुआ नहीं है ना, वो तो हुआ नहीं ना, तो फिर हम में से अभागे कैसे, हमें खाने के लिए भी नहीं मिल रहा है, वगैरह। वो 2 तरह के मतलब तुलनात्मक दृष्टि से वो शायद दर्शक, इनको हमारे जो जांच करता थे, साक्षात्कार करने वाले, उनको ठीक ठाक लगा। फिर उन्होंने बताया कि मतलब हिंदी की कविता तो तुम ठीक पढ़ लोगे, अपनी कोई कविता पढ़ना चाहोगे। तो मैंने बिंदा करंदीकर की एक कविता, जो मेरा क्रिएशन नहीं था, मेरे दोस्तों का था, क्योंकि उनकी पहुंच बहुत अच्छी थी। जो मेरे दोस्त थे, चंद्रकांत पाटिल, उनको ज्ञान इसका अवार्ड भी मिला है, साहित्य अकादमी का वगैरह वगैरह, और भास्कर भोले, उन्होंने मेरी तैयारी करवा ली थी कि ये कविताएं तुम करो। मैंने कहा मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तो मतलब उनको क्या समझ में आएगा, नहीं बोलिए करो तुम। और फिर मैंने वो कविताएं तैयार की कि मैं यहाँ पे पैर जमाए खड़ा हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, आप मेरी पीठ पर हाथ रख दो, मैं फिर आसमान भी छू जाऊंगा, वगैरह वगैरह, ऐसा उसका मजेदार। तो वो मैंने कविता पाठ किया।
फिर उन्होंने थिएटर के बारे में पूछा तो वो जानकारी तो बहुत अधिक नहीं थी। ना तो हमने प्रोफेशनल थिएटर उस समय देखा था, पूर्ण रूपेण नाटक जिसको कहते हैं, जिसको पेशेवर नाटक, वो मैंने दिल्ली जाने तक नहीं देखा था। सिर्फ बम्बई में जो नाट्य समारोह हुआ था उसमें, लेकिन औरंगाबाद में वो नहीं आए थे। लेकिन जितनी भी जानकारी शायद उनको ठीक ठाक लगी हो और हम लौट आए। हमें खुश थे अपने आप पर। दिल्ली की यात्रा हो गई। फिर दूसरे दिन वो बस का टिकट निकाल के पूरी दिल्ली घूम घाम के तीसरे दिन के टिकट निकाले थे हमने और प्यार से मतलब लौट आए। दोस्तों ने मतलब क्या हो गया क्या हो गया, मैंने कहा मुझे क्या पता क्या हो गया, उनको ठीक ठाक तो लगा होगा, मतलब ऐसे थोड़ी है। किसी ने डांटा नहीं, किसी ने फटकारा नहीं, किसी ने आंखें नहीं नीची की, वो लगातार मेरी ओर देख रहे थे, इतना जरूर है। तो इस वजह से शायद मतलब अच्छा लगा ही हो उनको। ये हमारे थोक जो मतलब बातें होती है, अंदाज जो होते हैं। तो खैर हम भूल भी गए। हमारा एमए का एग्जाम वगैरह था, वो हमने पूरा कर लिया और घर के लोगों का आग्रह था कि अब लॉ करो, तुम लॉ करोगे तो फिर हमारे तालुका प्लेस में आके हमारी सारी जो खेती-बाड़ी की मतलब केसेस है, कोर्ट कचहरी है, वो देखभाल करोगे और भाइयों को पढ़ाओगे, तो कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, नौकरी हो गई। ये तभी वो आ गया। आने के बाद हम पहुंचने के बाद मतलब एक एग्रीमेंट करना होता था। वो एग्रीमेंट उस समय 3 साल की स्कॉलरशिप आपको 350 रुपए पर माह दी जाती। यदि आप छोड़ के जाते हैं तो आपकी सीट खाली चली जाएगी। इस वजह से वो एग्रीमेंट करवा लेते थे और एग्रीमेंट के तहत 12 एकड़ की जमीन आपकी लिख के देनी होती थी। ये कहाँ से देखा, क्योंकि वो 1.5-2 लाख का था उस जमाने में। तो ये मतलब जाते समय तालुका के शहर में मैं उतरा, तालुका प्लेस में, और कलेक्टर जो होता था, तहसीलदार है, तो उनके पास आना जाना होता था। वो पहचानते थे, गांव में पिताजी को भी पहचानते थे। उनके पास गया, क्यों क्या आज खुश लग रहे हो, कुछ बता रहे थे पिताजी दिल्ली गए थे, तुम कारण क्या था? तो मैंने कहा ऐसा ऐसा है। क्या हो गया फिर उसका, वो मुलाकात का, वो साक्षात्कार? मैंने कहा यही मतलब हो गए और बुलावा है। तो अब कहाँ जा रहे हो? घर किस कारण? अब चले जाओ दिल्ली, घर क्यों जाते हो, नहीं तो पिताजी रोक देंगे फिर से, ये नाटक वाटक का नाम लोगे तो। मैंने कहा नहीं, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही, ऐसा ऐसा। बिल्कुल नहीं जाना, तुम यही रहो, 2 घंटे बाद आना, तब तक गांव जाना नहीं। हमें समझ में नहीं आ रहा कि जाने क्यों नहीं दे रहे हैं। हम रुक गए, मतलब छोटा सा गाँव था, बस स्टैंड वगैरह पर जाके वहाँ पे नाश्ता पानी चाय वाय किए, कुछ ये 2 एक दोस्त थे उनसे भी बातें की। वापस आ गया तो जो बॉन्ड था उन्होंने उसके लिए किसी जमींदार को अनवीकर करके उनको बुला लिया कि आप यहाँ पहुंच जाइए, ऐसा ऐसा काम है। और पिताजी को वो भी जानते थे कि इनके पिताजी तो वो करके नहीं देंगे, आप मतलब श्योरिटी करके आप साइन करो। वो बॉन्ड उन्होंने भर दिया। अब बोले ये घर पे नहीं बताना ये क्या है, अब जाके आ जाओ, ये बॉन्ड लेके अब दिल्ली चले जाओ। खैर तो हो गया, वहाँ शुरुआत तो हो गई दिल्ली में। मतलब दिल्ली में आप जा पहुंचे? सुधीर जी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय पहुंचना ये वाकई सपना था या नहीं, ये मुझे पता नहीं है। क्योंकि मैंने या तो सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश कभी कोई सपना देखा नहीं। बिना चाहे मुझे चीजें मिलती गई। हर एक ढलान पे जब आप जैसे नीचे जाते हो, लुढ़कते लुढ़कते जाते हो, या नदियां जैसे बहती चली जाती है, वैसे शायद मेरी जिंदगी बहती चली गई थी और आज भी वैसे ही वो धारा अविरत है। ये मेरा सौभाग्य है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत कमलाकर सोनटक्के जी से सुधीर जोगलेकर की भेंटवार्ता का भाग 1। ये कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति है और इसके प्रस्तुतकर्ता हैं उमेश मेहता। श्रोताओं, इसी के साथ आज का कार्यक्रम विविधा यही समाप्त होता है। मुझे तैयबा रफीक को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। रंगमंच के सुप्रसिद्ध कलाकार और निर्देशक कमलाकर सोनटक्के जी से भेंट करता थे रंगमंच के सुप्रसिद्ध कलाकार सुधीर जोगलेकर। आकाशवाणी मुंबई का ये संवादिता चैनल है। DRM 1044 किलोहर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर।